हाँ, तो हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या है और उसका यूज देखेंगे। अभी ये सारी चीजें जो चल रही हैं आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टॉपिक में चल रही है। फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन को पढ़ा हम लोगों ने। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में हम लोगों ने जो देखा था ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंटरव्यू, फास्ट और ये सारी टेक्निक्स देखी थी। और उसके बाद हम लोगों ने यूजर केस डायग्राम देखा था। लाइकवाइज जब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कल हम लोगों ने देखा था कि हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस जब करते समय 4 स्टेप्स होते हैं उसके अंदर में, जो मैंने आपको दिखाए थे। वो क्या क्या स्टेप्स थे? वो फर्स्ट स्टेप था ड्रॉ द कंटेक्स्ट डायग्राम, डेवलप प्रोटोटाइप, दैट इज ऑप्शनल वन, मॉडल द रिक्वायरमेंट एंड फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट। तो ये 4 स्टेप्स थे। तो हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस में बात कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जो फर्स्ट पार्ट था वो जो था ड्रॉ द कंटेक्स्ट डायग्राम। तो कंटेक्स्ट डायग्राम कल हम लोगों ने देखा था, उसमें दिखाया बताया था मैंने आप लोग को कि कंटेक्स्ट डायग्राम में हम लोग एज अ सिस्टम को एज अ होल सिंगल एंटिटी शो करते हैं। और इसके अंदर हम लोग सिस्टम में एवरी काइंड ऑफ पॉसिबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स को उस सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करता है, हाउ इट डील विद द इनपुट्स एंड व्हाट आर द आउटपुट दैट गेट आउट ऑफ द सिस्टम, ये सारी चीजें देखी थी। तो मैंने ये भी बताया था कि कंटेक्स्ट डायग्राम जो होता है यूज केस डायग्राम से इस तरह से डिफरेंस होता है कि यूज केस डायग्राम में हम लोग वी ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम एंड हाउ द डिफरेंट स्टेक होल्डर और यूजर इंटरेक्ट विद इट। उसमें जो नोटेशंस होते हैं वो भी अलग होते हैं, उसमें एक्टर को बहुत प्रोमिनेंटली शो किया जाता है एक्टर एंड फंक्शन के टर्म्स में। लेकिन यहाँ पर हम पूरे एज अ सिस्टम को होल सिंगल एंटिटी मानते हैं और उसको अलग अलग सिस्टम वाइज कैटेगराइज नहीं करते हैं। ये हम लोगों ने कल देखा था कंटेक्स्ट डायग्राम को, उसमें पूरी एंटिटी सिंगल एंटिटी के फॉर्म में शो की गई थी। अब यहाँ पे आप लोग का है कि यहाँ पे आप लोग को जैसे बताया गया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हैव मैनी फंक्शनैलिटी। बट यहाँ पर हम लोग जो दिखा रहे हैं कि हमारी जो फंक्शनैलिटीज हैं वो सिंगल एज अ सिस्टम मान रहे हैं, और डिफरेंट यूजर्स जो हैं व्हाट काइंड ऑफ इनपुट द सिस्टम कैन गेट एंड व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जनरेशन या मार्कशीट जनरेशन। इन सब में हमारा कोई भी एक्टर इन्वॉल्व नहीं है, बस ये आउटपुट के तौर पे दिखाया जा रहा है, इनपुट एंड आउटपुट, द सिस्टम इनपुट एंड सिस्टम आउटपुट, सिंपल वर्ड में कहा जा सकता है। तो ये आपको एक बहुत सिंपल व्यू देता है आपको आपके सिस्टम का। ये हम लोगों ने कल देखा था। फिर हम लोगों ने कल बात की थी कि प्रोटोटाइप मॉडल के लिए, प्रोटोटाइप मैंने ये बताया था कि ये आपका एक ऑप्शनल स्टेप होता है। और इस स्टेप में आप लोग जब प्रोटोटाइप बनाते हैं तो इसमें प्रोटोटाइप बनाने से ये फायदा होता है कि इससे आपका जो क्लाइंट होता है वो प्रपोज सिस्टम को विजुअलाइज कर पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करते हैं, द डेवलपर यूज वेरी टेक्निकल टर्म्स एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द client to understand or imagine clearly what the developer wants to create. तो देयर इज सम कम्युनिकेशन गैप, और आप भी समझते हैं कि कुछ चीजों को आप डिफाइन करना चाहें अपने लैंग्वेज या वर्ड में तो आप सारी चीजों को बोल करके एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपको एक ऐसी डिवाइस बनानी है जो कि आपको एक चीज एक्सप्लेन करनी हो, मान लीजिए कि कार को एक्सप्लेन करना, सपोज यू हैव टू एक्सप्लेन, यू आर giving an hypothesis of the vehicle that can carry people or luggage from one place to the other with certain speed and time efficiently। तो अगर आप इस तरह से बोलना चाहें तो द सपोज आपको किसी इंसान है जो आपका क्लाइंट है, he has never seen a car, तो उसने कभी कोई कार नहीं देखी है। तो अगर आपके दिमाग में he has seen the trucks and bus but he has never seen a car, तो मान लीजिए उसने कार नहीं देखी है, एंड देयर इज आइडिया ऑफ द कार इन योर माइंड एंड यू विल define your hypothesis that you will visualize a vehicle that will have four tires, one engine, and the seat would be comfortable one, and with a steering you can drive। तो अगर आप जब भी ये चीज बोलोगे तो इसमें अगर किसी इंसान ने अगर कभी भी कार नहीं देखी है तो he would imagine if he has seen bus as and trucks only, तो वो क्या करेगा, वो यही इमेजिन करेगा कि स्मॉलर वर्जन ऑफ ट्रक।
तो he would not imagine the comfortable seat means there would be cushion on the बस। तो वो अगर आप उससे बोलेंगे we need different platform with different kind of engine and different we want AC into it, तो वो AC मान लीजिए उसने नहीं इमेजिन किया तो कार के AC को नहीं इंस्टेबल कर पाएगा अगर उसने नहीं देखा है। तो हमारे our in day to day life even the things that we have not seen ever we would not be able to imagine actually the what they are in the real world. So it's the same thing happen with the software, because the software are the things that are least the user has least interacted or interacted with the some other software. In that field, it is quite possible that the what the developer says and what the client imagine, there is a huge gap in between. So because of that, what we program developer does, वो क्या करते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं और वो अपने प्रोटोटाइप को बनाते हैं। द प्रोटोटाइप नॉट सच थिंग जिसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी होगी, लेकिन वो क्या करेगा, वो आपके जो प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर है इट विल शो द मैक्सिमम ऑफ द फंक्शनैलिटी और इन द लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म टू द कस्टमर। तो वो उसका लुक एंड फील पा सकेगा कि एक्चुअली व्हाट इज इन द माइंड ऑफ द डेवलपर एंड द डेवलपर विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इन द माइंड ऑफ द क्लाइंट। तो दोनों को अगर आपकी ये चीजें, देयर आर सम प्रोजेक्ट व्हिच आर वेरी क्लियर एंड क्लाइंट और डेवलपर अंडरस्टैंड दैट व्हाट द क्लाइंट वांट्स। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बनाना है कि स्टूडेंट मैनेज, अरे किसी कॉलेज की वेबसाइट बनानी है, तो the client is well aware of, he may seen many of the school sites, तो आपका वो भी देख सकता है, आप भी देख सकते हैं। तो अगर आप उसको बताएंगे तो ही कैन कंपेयर या ही कैन कोरिलेट ऑल दीज थिंग्स। तो वहां पे वो आपको, यू नीड नॉट टू क्रिएट द प्रोटोटाइप, बट अगर कोई नया इनोवेटिव आइडिया आएगा तो वहां पर आपको प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। तो प्रोटोटाइप बनाना, आपको मैंने बताया था, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा और थोड़ा इससे कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस कोड को आप रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर किसी ने बोला कार कैसी होगी, तो उसका मिनिएचर बनाएगा, तो उसमें वो कार को अगर दिखाना चाहेगा कि मान लीजिए कार का मैं बोल रहा हूँ, कि वो कार को विजुलाइज करने के लिए बताएगा, तो वो डेफिनेटली उस कार के अंदर एयर बैग नहीं लगाएगा, उस कार के अंदर वो आपका एसी नहीं लगाएगा, उसके अंदर जीपीएस नहीं लगाएगा। तो ये सारी चीजें आपका बाद में होंगी, लेकिन ये सारी चीजें आपको प्रोटोटाइप में नहीं बनाएंगे। तो आप उस प्रोटोटाइप मॉडल की जो अपनी कार बनाई, जिसमें एयरबैग के लिए कोई स्पेस रखी गई थी, ना उसके अंदर आपने जीपीएस सिस्टम इनएक्टिव किया था, ना तो आपने उसकी सीट एडजस्टमेंट सेट किया था, तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे, वाइपर वाइपर कुछ नहीं लगाया था, तो वो कार आपकी एज अ एक्चुअल कार तो यूज नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं सब लोग? तो अब ये वाली बात हम लोग करेंगे कि ये हम लोग देख चुके थे, प्रोटोटाइप हमेशा कंपल्शन नहीं है। फिर आप लोग क्या करते हैं, मैंने बताया था कि एक बार आपकी प्रोटोटाइप से आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती है, तो आप एक बार उन सब चीजों को फिर से देखते हैं, उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी ना हो, मिसिंग और सुपरफ्लुअस रिक्वायरमेंट्स ना हो। तो ये सारी चीजें आप जब कर लेते हैं, उसके बाद आपके दिमाग में जब आपकी रिक्वायरमेंट वेल डिफाइंड एंड क्लियर होती हैं, देन व्हाट यू डू, you draw the DFD and ER diagram and data dictionary and state transition। तो मैंने आपको बताया टू अपनी रिक्वायरमेंट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट क्लियरली, यू ड्रॉ द DFD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एंड डेटा डिक्शनरी। तो हम यहाँ पे बोला था ये चीजें, और उसके बाद आप लोग फाइनली डॉक्यूमेंट करते हैं, यू फाइनलाइज दैट व्हाट द फंक्शनैलिटी इट विल हैव, और उसके सारे रिक्वायरमेंट को डिफाइन करते हुए आप रिक्वायरमेंट की एनालिसिस डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो लेकिन आप उसका जब मॉडलिंग करते हैं, तो मॉडलिंग में मैंने बताया कि जब आप रिक्वायरमेंट की मॉडलिंग करते हैं, when you show that requirement of the system with help of the diagram like DFD, ER diagram and data dictionary, state transition diagram। तो अब अपनी रिक्वायरमेंट को डिफाइन करने वाली जो डायग्रामेटिक हेल्प लेते हैं आप लोग रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें से हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज DFD। ठीक है। तो DFD के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो DFD क्या होता है? DFD आपका होता है डेटा फ्लो डायग्राम, एंड DFD आर यूज्ड वाइडली फॉर मॉडलिंग द रिक्वायरमेंट्स। दे हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी ईयर प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द कंप्यूटर्स। तो DFD आपके ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आकर के यूज हुआ, ये बहुत पहले से ही यूज होते थे। DFD शोज द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू अ सिस्टम। ये क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग इनमें फ्लो ऑफ डेटा को शो करता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कई लोग किसी प्रोसीजर की वर्किंग के स्टेप्स को बताने लगते हैं, तो फ्लो चार्ट नहीं है। DFD क्या होता है, फ्लो ऑफ डेटा।
The system may be company, an organization, a set of procedure, a computer hardware system, a software system, or any combination of preceding. तो ऐसा जरूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही आप इसको यूज करेंगे, यहाँ पर चलो आप बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में भी इसका आप यूज कर सकते हैं डीएफडी के लिए, किस डिपार्टमेंट के बाद कौन सा डेटा प्रोसेस हो सकता है। और इसको हम लोग बबल चार्ट भी कहते हैं। डीएफडी अनदर नेम इज कॉल्ड बबल चार्ट। तो अब हम लोग देखेंगे तो क्या है कि डीएफडी में क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डीएफडी में आपकी कंडीशंस होती है, ऑल द नेम शुड बी यूनिक, दिस मेक इट इजियर टू रेफर टू इट्स आइटम इन डीएफडी। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके नाम यूनिक नहीं होंगे तो दैट कुड क्रिएट कंफ्यूजन और एम्बिग्युइटी क्रिएट होगी। तो आप अपने नाम को हमेशा हमेशा यूनिक यूज करेंगे। सेकंड, रिमेंबर दैट डीएफडी इज नॉट अ फ्लो चार्ट। जो मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन होता है आपके दिमाग में कि डीएफडी इज नॉट अ फ्लो चार्ट। एरो इन अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ इवेंट। जो एरोज होती हैं फ्लो चार्ट में वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती हैं, और एरो इन डीएफडी रिप्रेजेंट्स द फ्लोइंग डेटा। डीएफडी डज नॉट इम्प्लाई एनी ऑर्डर ऑफ इवेंट। तो डीएफडी के अंदर डेटा का सीक्वेंस होता है, इवेंट का सीक्वेंस नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? इस पॉइंट पे किसी को करना है? फ्लो चार्ट में ये ध्यान रखिएगा, दैट डीएफडी मींस डेटा फ्लो डायग्राम, और फ्लो चार्ट में आपका अलग चीज होता है। तो उसको सीधे सीधे बोला गया है, डीएफडी इज नॉट अ फ्लो चार्ट। ओके, तो ये पॉइंट सब लोग बहुत क्लियर दिखाई रहेंगे कि इस ऐसी कोई गलती प्रोजेक्ट टाइम पे आपकी ना हो। फिर थर्ड आपका क्या है? सप्रेशन लॉजिक डिसीजन। If we ever have the urge to draw a diamond-shaped box in a DFD, suppress that urge. मतलब अगर आप डेटा से डील कर रहे हैं, डायमंड शेप बॉक्स इन द क्या होता है, डिसीजन पॉइंट्स, डिसीजन के लिए यूज होता है। तो अगर आप डेटा में यूज कर रहे हैं तो आप उसको यूज नहीं करेंगे और उसको करेंगे डिसीजन पॉइंट्स विथ मल्टीपल एग्जिट पाए, जिसमें से किसी एक को लिया जाता है। तो इसमें एक ऑर्डर का ये, इसको आप डीएफडी में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिसीजन लेने का काम जब आप डेटा का फ्लो शो कर रहे हैं तो वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं होगी। और उसके अंदर आपके क्या होता है, डिसीजन बॉक्स में आपका यस नो एंट्री होती है। अगर तरह से अलग अलग डिसीजन या उससे ज्यादा भी हो सकती है, तो आपको हो सकती है। तो ये चीज आपको डेटा फ्लो में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और इसमें ऑर्डरिंग नहीं क्रिएट होगी। इसलिए डीएफडी के अंदर आप इसका यूज नहीं करेंगे। लॉजिकल डिसीजन पॉइंट्स को आप लोग डीएफडी में सप्रेस करेंगे। मींस द डायमंड सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द डिसीजन विल नॉट बी यूज्ड इन डीएफडी। क्लियर है सबको? और डीएफडी में क्या है, डू नॉट बिकम बॉग डाउन विथ डिटेल्स। उसमें भी जैसे मैंने बताया सिंपल रखना है, ऐसा नहीं कि हम डेटा से रिलेटेड ईच एंड एवरी डिटेल्स को शो करें। और उसमें क्या होता है, और अपने एरर कंडीशंस और एरर वगैरह को आप एकदम लास्ट में जाकर के शो करेंगे कंडीशंस के साथ में। तो दीज आर द नोटेशन, टेक अ लुक ऑफ दैट क्या क्या है। तो एरो सिंबल है, मैंने बताया एरो सिंबल इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा फ्लो used to connect process to each other to source or sync. The arrowhead indicates direction of data flow. तो जो arrowhead से आपको पता चलेगा कि डेटा किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में फ्लो कर रहा है। डीएफडी के अंदर प्रोसेस जो होती है वो एक सर्कल से रिप्रेजेंट की जाती है। परफॉर्म सम ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑफ इनपुट डेटा टू यील्ड आउटपुट डेटा। प्रोसेस होगी वो क्या होगी, कुछ इनपुट लेगी और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो आउटपुट जनरेट करेगी। और इसमें एक रेक्टेंगल भी यूज होता है, दैट इज सोर्स और सिंक। ये एक्सटर्नल एंटिटी होते हैं जो प्रोसेस के बाहर जहां से डेटा आ रहा है वो सोर्स होगा, जहां डाटा से स्टोर हो रहा है, सेव हो रहा है, दैट विल बी द सिंक। अ सोर्स ऑफ दोनों ही आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो अ सोर्स ऑफ सिस्टम इनपुट और सिंक ऑफ सिस्टम आउटपुट। जो सिस्टम के इनपुट है वो सोर्स है, और जो सिंक क्या है, सिस्टम के जो आउटपुट है वो सोर्स में जाएंगे। अब आपका डेटा स्टोर, सॉरी मैंने स्टोर बोला था, स्टोर के लिए आपका टू पैरेलल लाइंस यूज होती हैं। टू पैरेलल लाइंस यूज करते हैं, इज दैट रिप्रेजेंट अ रिपोजिटरी ऑफ डेटा। द एरोहेड इंडिकेट नेट इनपुट एंड नेट आउटपुट टू स्टोर। तो ये रिपोजिटरी होती है और इसमें एरोहेड इंडिकेट करता है कि उसमें किस तरह के इनपुट जा रहे हैं और किस तरह के इनपुट उससे आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं इनपुट। ठीक है, तो इसमें बोला गया है अ सर्कल शोज अ प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनपुट इनटू डेटा आउटपुट। अ कर्व्ड लाइन शोज
फ्लो ऑफ डेटा इनटू और आउट ऑफ अ प्रोसेस और डेटा स्टोर। फिर मैंने बताया है कि आपका जब आप कर्व लाइन यूज करते हैं तो वो फ्लो ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है जो कि किसी डेटा स्टोर से निकलती है। A set of parallel lines shows a place for collection of data item, or a data store indicate that the data is stored which can be used at large state or by other process in a different order. The data store can have element or group element. अब डेटा स्टोर जो होगा उसके अंदर एक एलिमेंट हो सकता है या ग्रुप ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। Source or sink is an external entity and act as source of system output or sink of system output. Okay? तो ये हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे डीएफडी में भी लेवल 1 होता है। जैसे डीएफडी में आप लोग बोलते हैं 0 लेवल डीएफडी हो गई, लेवल 1 डीएफडी हो गई, लेवल 2 डीएफडी हो गई। तो वो क्या होता है, तो इस चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप जब बनाते हैं तो दीज काइंड्स ऑफ मिस्टेक आर नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर पर्सन। तो ये सब चीजें आप लोग गलती नहीं करेंगे कि उसमें प्रोसेस को दिखा दिया हमने डीएफडी के अंदर किसी एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, ये सब मत गलतियां करिएगा। इसमें डीएफडी में भी यूज टू रिप्रेजेंट अ सिस्टम और सॉफ्टवेयर एट एनी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो मैंने बोला ये कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब जैसे आप एक आपका कॉलेज है तो कॉलेज को मैं आप एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दूं तो वो एक एब्स्ट्रैक्शन हो गया उसको सिस्टम के तौर पे। मैं आपका एक पूरा सॉफ्टवेयर को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ पूरे प्रोसेस के थ्रू, तो वो एब्स्ट्रैक्शन हो गया। तो इसमें कई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होंगे। मैंने बोला कि इसको सिंपल रखना है, सारी चीजें एक ही चार्ट में नहीं डालनी। इनफैक्ट डीएफडी में भी पार्टीशन इनटू लेवल दैट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फंक्शनल डिटेल्स। तो डीएफडी को जब हम लेवल्स में डिवाइड करते हैं तो इंफॉर्मेशन या डेटा का फ्लो किस तरह से हो रहा है और किस फंक्शन से क्या हो डेटा का कन्वर्जन हो रहा है, ये आपको पता चल जाता है कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है। तो आप लेवल 0 डीएफडी को होता है हमारा वही कंटेक्स्ट फ्री डायग्राम होता है। जो आपने ध्यान से देखा होगा मैंने आपको कंटेक्स्ट फ्री डायग्राम जो बताया था वो भी आपका 0 लेवल डीएफडी है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज 0 लेवल डीएफडी, तो दैट इज कंटेक्स्ट फ्री डायग्राम। तो आपका उसमें जो सिंपल सिस्टम था, एक पूरे सिस्टम को एज अ सर्किल हम लोग पूरा सिंगल सिस्टम मानते थे और उसके आने वाले इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करते थे। तो 0 लेवल डीएफडी इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री डायग्राम रिप्रेजेंट द एंटायर एलिमेंट एज अ सिंगल बबल। तो इसको बबल डायग्राम भी कहते हैं। तो ये आपका पूरे सिस्टम को एज अ बबल रिप्रेजेंट करता है या सर्कल रिप्रेजेंट करता है। एंड इनपुट एंड आउटपुट इंडिकेट बाय इनकमिंग एंड आउटगोइंग एरो। ठीक है, उसके बाद क्या है, then the system is decomposed and represented as a DFD with multiple bubbles। अभी तो यहाँ पे पूरे सिस्टम को कंटेक्स्ट फ्री डायग्राम में सिंगल बबल मानते हैं, लेकिन बाद में हम उसको एलैबोरेट करते हैं और उसको कई लेवल पे हम करते हैं तो वो बबल आपके मल्टीपल बबल्स में डिवाइड हो जाएगा। पार्ट ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ दीज बबल्स आर देन डिकम्पोज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड एज मोर एंड मोर डिटेल्ड डीएफडी। तो वही आपका जो ये पार्टीशन करेंगे तो वो आपका लेवल ऑफ डीएफडी बढ़ता चला जाएगा। This process may be repeated as many levels as necessary until the problem at the end is well understood। ये depend upon the complexity of the problem कि हमको कितने level of DFD show करने चाहिए। complex होगा तो level of DFDs बढ़ जाएंगे, easy होगा तो 1-2 level काफी है। It is important to preserve the number of input and output between the level। तो आपको जो इनपुट आउटपुट आप दिखा रहे हैं वो एक लेवल पे जो दिखाया है दूसरे में भी उतने ही दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि उसमें इनपुट आउटपुट भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। ओके, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड लेवलिंग बाय लेवलिंग कहते हैं इसको, डी मैक्रो। यहाँ पे जैसे कि अभी देख रहे हैं आप नीचे वाले डायग्राम में एक बबल ए है, उसमें 2 इनपुट लिए जा रहे हैं x1 x2 और एक आउटपुट y है। तो अगर आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसमें एक्सपेंडेड वाले में भी उसके 2 ही इनपुट होने चाहिए और एक आउटपुट ही होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 0 लेवल डीएफडी जो होता है इज कॉल्ड द कंटेक्स्ट डायग्राम ऑफ रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और क्या होता है, एज द बबल आर डिकम्पोज्ड विथ लेस एंड लेस एब्स्ट्रैक्शन लेवल द करस्पॉन्डिंग डेटा फ्लो मे बी नीड टू बी डिकम्पोज्ड। ओके, लेवल 1 DFD ऑफ द रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज गिवन इन फिगर 3.8। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का लेवल 1 DFD है। तो इसमें जो है तो this is decomposed provide a detailed view of requirement and flow chart from a one bubble to another।
इसमें देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो एक ये डायग्राम है, इसमें देखिए क्या क्या है। डेटा फ्रॉम एक यहाँ पे बता रहा है कि एंट्री पॉइंट है, मार्क्स एंट्री ऑपरेटर है, वो मार्क्स की एंट्री कर रहा है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। और डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कर रहा है और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे दो अलग अलग माने, एक मार्क्स एंट्री वाला ऑपरेटर अलग है और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डेट वाला डेटा वाला अलग है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अकाउंट मैनेजमेंट करता है कि किसी नया स्टूडेंट है उसको रजिस्टर करना है, एम्प्लॉय को रजिस्टर करना है, ये सारा काम। और वो क्या क्या रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जनरेट कर रहा है कि स्टूडेंट का डिटेल्स आपको पता करना है, मार्कशीट उसकी है उसका डिटेल जनरेट करना है, और स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी जनरेट करनी है। तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपकी लगभग वही चीज है मार्कशीट और उसके साथ, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस हो सकता है वन व्यू रिजल्ट की तरह। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम बना है ये आपका लेवल 1 है, वो तो कंटेक्स्ट फ्री डायग्राम की तरह उसमें एक ही बबल था। अब ये वाला डायग्राम देखिए, मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पर एज अ सिंगल बबल यूज किया है। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, यहाँ पर हमने उसी रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम को हमने कई सारे बबल्स में डिवाइड कर दिया है। तो उसमें देखिए जो इनपुट आउटपुट हैं वो भी हमारे, मैं बोला था वैसे ही मेंटेन रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टर्स हैं, जो मार्क्स एंट्री क्लर्क है वो मार्क्स एंट्री कर रहा है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंट्री कर रहा है, दो चीजें तो उसके साथ में जा रहा है। लेकिन बीच में कुछ बबलिंग बढ़ रहे हैं, उनके इंटरनल लेवल के बीच में बहुत सारे बढ़े हुए हैं, लेकिन उनके साइड से जो मेजर इनपुट आउटपुट्स थे वो आपके लगभग वही सारी चीजें। रिपोर्ट्स जो जनरेट हो रही हैं वो आपकी 3 तरह की जनरेट हो रही थी उसमें। तब आपको लगेगा बिल्कुल वो चीज छोड़ दीजिए, उसको कई लेवल हमने बढ़ा दिया है। इसमें अब देखिए क्या हो रहा है, मार्क्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और रिपोर्ट जनरेशन। जैसे रिपोर्ट जनरेशन है तो रिपोर्ट जनरेशन पे भी जा रहे हैं। अब रिपोर्ट जनरेशन वाले में जिसकी भी रिपोर्ट जनरेट हो रही है वो उसमें जा रही है। और व्यू कोऑर्डिनेटर इस वाले पार्ट में देखेंगे आप लोग, तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेटर व्यू रिपोर्ट है, उसमें 3 इनपुट दिखाई दे रहे हैं। अगर रिपोर्ट जनरेशन वाले पार्ट में देखिए 3 तरह की रिपोर्ट जनरेट होके व्यू में तीनों को व्यू किया जा सकता है। कौन कौन सी, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, स्टूडेंट मार्कशीट रिपोर्ट एंड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो उस पहले DFD 0 में भी आप देखिए 3 थी, उसमें भी 3 थी, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मार्कशीट जनरेशन रिपोर्ट और स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। और DFD लेवल 1 पे भी यहाँ पे 3 ही रिपोर्ट जनरेट हो रही है। यहाँ पे उसको एज अ प्रोसेस शो कर दिया गया है कि रिपोर्ट जनरेशन इज अ प्रोसेस। उस सिंगल सिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट 3 परफॉर्मेंस पे डिवाइडेड है, दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आप लोग यहाँ देखिए इस वाले डायग्राम में जो हमारा मार्क्स एंट्री क्लर्क था वो मार्क्स की एंट्री करता था और सिस्टम को क्या दो, और दूसरा करता था कि मार्क्स की एंट्री बस करता था। तो वहां पे बस वो एक ही काम कर रहा है। और एक दूसरा क्लर्क जो था, तो उसके बाद एक सेकंड, तो दूसरा जो क्लर्क है जो स्टूडेंट एंट्री ऑपरेटर है, वो जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट एंट्री ऑपरेटर वो दिख रहा है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा है, वो बस यही काम एक कर रहा है। और उसके पास जो 3 काम थे स्टूडेंट एंट्री वाला चीजें देखिए, तो सेम लगभग लेवल मेंटेन्ड है यहाँ पे। यहाँ पे एंटर सब्जेक्ट चॉइस और सारी चीजें इसके अंदर में ये एंटर्ड है। तो ये सारी चीजें की हुई हैं। तो तो अब इसके बाद में जो बात कर रहा था, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं वही बात कर रहा था आप लोगों से कि ये सारी चीजें हमारे DFD लेवल 1 पे डिवाइड हो गई हैं। तो ये आपका DFD हो गया। अब हम लोग इसके बाद इसमें देखते हैं डेटा डिक्शनरी क्या होता है। डेटा डिक्शनरी का शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैं आपको कि डेटा डिक्शनरी जो होगी आप लोग की, फैमिलीज ऑफ DFD कैन बिकम क्वाइट कॉम्प्लेक्स। One way to manage this complexity is to augment DFD with data dictionary. So data dictionary are simply repository to store information about all the data item in DFD. तो जैसे आप जो भी नाम इसमें यूज कर रहे हैं DFD के अंदर, वो सारी चीजें आपको स्टोर करनी होंगी डेटा डिक्शनरी के अंदर। अगर आप कुछ टेक्निकल वर्ड कर रहे हैं तो आपका वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
तो इसको समझने के लिए आप एक डेटा डिक्शनरी यूज करते हैं. एट द रिक्वायरमेंट स्टेट द डेटा डिक्शनरी should be at least defined customer data items to ensure that customer and developer ever use the same definition and terminologies. अभी तो यहाँ जैसे सारी चीजें well understood थी, but अगर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, उसमें कोई फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं या उसके बारे में कर रहे हैं, तो जो भी वर्ड यूज करेंगे, दैट यूनिक नेम दैट यू विल यूज, दैट शुड बी वेल अंडरस्टूड बाय द क्लाइंट एंड द डेवलपर. तो इसके अंदर क्या होगा, टिपिकल इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है इसके अंदर क्या क्या होती है, नेम ऑफ द डेटा आइटम, एलियासेस. और मान लीजिए अगर एक चीज को आप एक से, एलियास मतलब मल्टीपल नेम्स, या आप तो कह सकते हैं सिनोनिम्स जो उसके लिए होंगे. एक ही चीज को आप अगर दूसरे नाम से भी बुलाते हैं या जनरल टर्म्स में एक ही चीज कई बार यूज हो रही है, तो आप उसको डिफाइन करने के लिए कि उसको और किस नाम से भी उसको समझा जा सकता है. जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं, मान लीजिए कुछ लोग डेटा बोल रहे हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड बोल रहे हैं, कुछ फाइल बोल रहे हैं, एवरीथिंग इज डेटा, लेकिन आप उसके लिए अलग जगह अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से यूज कर रहे हैं. कुछ लोग पिक्चर बोल रहे हैं, कुछ लोग इमेज बोल रहे हैं, तो ये एलियासेस हो गए आपके. डिस्क्रिप्शन, और उसके बारे में जो आप आइटम यूज कर रहे हैं, जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं, उसमें क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट, तो ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. रिलेटेड डेटा आइटम, उससे कौन कौन से आइटम रिलेटेड हैं, उसकी रेंज कहाँ तक है, और डेटा स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीजें आपको उसमें बतानी पड़ेंगी. तो द नेम ऑफ द डेटा आइटम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. एलियासेस इंक्लूड अदर नेम बाय विच दिस डेटा इज कॉल्ड. तो जैसे डीईओ आपने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, तो डीईओ मींस डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो आपने डीईओ हर जगह शॉर्टकट यूज किया, दैट में क्रिएट कंफ्यूजन. और डीआर मतलब डिप्टी रजिस्ट्रार, डीआर मींस डॉक्टर भी समझ सकता है कोई, तो आपको वेल डिफाइन करना पड़ेगा. डीआर मींस डॉक्टर नहीं, डीआर मींस यहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार है. और उसका आपको डिस्क्रिप्शन भी देना होगा कि टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द डेटा आइटम इज यूज्ड फॉर और व्हाई इट एग्जिस्ट. तो रिलेटेड डेटा आइटम कैप्चर रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा आइटम, दैट इज टोटल मार्क्स मस्ट ऑलवेज बी इक्वल्स टू इंटरनल मार्क्स प्लस इंटरनल मार्क्स. तो जैसे अगर कुछ डेटा आपस में रिलेटेड है, तो मान लीजिए एज कैलकुलेशन है, तो एज कैलकुलेशन में आप लोग क्या करेंगे, अपने जो एज है और डेट ऑफ बर्थ है उसको रिलेटेड डेटा है, तो उसको आपको उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन करना पड़ेगा. क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है मेरी डेट ऑफ बर्थ 1992 है और उसके बाद वो अपनी एज बता रहा है 70 ईयर्स, तो वो नहीं हो सकता है. दैट्स तो रिलेटेड डेटा के बीच में भी आपको एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा. तो range of the value record all possible values, total marks must be positive and between 0 to 100. तो मैंने बोला था रेंज भी डिफाइन करनी पड़ेगी. अगर कोई अपनी एज बता रहा है तो वो नेगेटिव में नहीं बता सकता है, कम बताइए, लेकिन नेगेटिव में तो मत बताइए. डेटा फ्लो कैप्चर द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट जनरेट और रिसीव द डेटा आइटम. तो इफ द डेटा इज प्रिमिटिव देन डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन फ्रॉम फॉर्म कैप्चर द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा आइटम. If data is itself a data aggregate, then data structure definition form capture the composition of the data item in terms of other data item. अगर मान लीजिए कोई एड्रेस बोल रहा है, तो एड्रेस में आप उसका बहुत डिटेल कई फॉर्मेट ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एड्रेस, तो वो डेटा क्या करेगा कि उसको एज अ कॉम्बिनेशन उठा लेगा कि लेन नंबर, हाउस नंबर, तो वो आपका एड्रेस हो गया डिटेल. तो ये सारी चीजें आपकी इसके हिसाब से हो जाएंगी. The mathematical operator used within the data dictionary should be well defined. तो जो डेटा डिक्शनरी में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगे उसको भी आपको अच्छे से डिफाइन करना होगा. तो जैसे कि यहाँ पे यूज किया हुआ है a plus b, तो x कंसिस्ट ऑफ डेटा आइटम a एंड b, a डिवाइड बाई b, x आइदर a और b. तो आपको हर एक्सप्रेशन भले ही सिंपल हो, लेकिन आपको उसमें पूरी तरह से लिख करके एक्सप्लेन करना होगा कि जैसे सामने वाला कुछ भी नहीं जान रहा है. The data dictionary can be used to create an order listing of all data item, create an order listing of subset of data item. सबके बीच में order भी आपको establish करना पड़ेगा कि find a data item name for description. ये सारी चीजें हो गई. तो आज का टॉपिक फिर इसने मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो इसको सब लोग कर लेंगे. ठीक है.